जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज मैं आपके लिए वीडियो का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आई हूँ, जो कि हमारी वीडियो की सीरीज चल रही है उसमें। तो आज का पहला प्रश्न है, मध्यवर्ग में संधि है तो मध्यवर्ग में कौन सी संधि होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या यड़ संधि? तो बच्चे एक चीज याद रखनी है कि अगर किसी शब्द के पीछे विसर्ग लगा हुआ है तो इसमें विसर्ग संधि हो, ये अनिवार्यतः जरूरी नहीं है, क्योंकि विसर्ग संधि तब होती है जब प्लस से पहले विसर्ग होता है। लेकिन इसमें कौन सी संधि होगी? मध्यवर्ग में हो जाएगी हमारी यड़ संधि। क्यों? क्योंकि ये जो शब्द है ये है मध्य धन अरे, यानी ऊ की संधि आ से हो रही है तो कौन सी संधि होगी? यड़ संधि। क्योंकि इ, ई, उ और रि की संधि जब असमान स्वर से होती है तब हमारी यड़ संधि होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि गुण दक्षिणा में समास है तो गुण दक्षिणा में कौन सा समास होगा? संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष? तो गुण दक्षिणा का विग्रह होता है गुरु के लिए दक्षिणा। तो के लिए किसका कारक चिन्ह है? तो के लिए कारक चिन्ह है संप्रदान का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा गुरु के लिए दक्षिणा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि स्वर संधि के भेद होते हैं। तो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? 3। भाई 3 तो संधि के भेद होते हैं, 4 नहीं, संधि के भेद 4 नहीं होते, 5। बिल्कुल हमारा आंसर है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। और ये भेद कौन कौन से होते हैं? तो ये भेद होते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यड़ संधि। तो स्वर संधि के भेद कितने हुए? स्वर संधि के भेद होते हैं हमारे 5। हमारा आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि वर्तमान काल का भेद नहीं है। वर्तमान काल का भेद नहीं है तो कौन सा भेद नहीं है? आसन्न वर्तमान काल। बिल्कुल हमारा आंसर तो यही है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। तो बच्चे ये सारे भेद होते हैं। क्यों? क्योंकि जो वर्तमान काल है उसके 5 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। जो सामान्य वर्तमान काल है उसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, अपूर्ण वर्तमान काल को कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पूर्ण वर्तमान काल को कहते हैं हम परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो चलिए हमारा आंसर आसन्न भूतकाल होता है जिसमें क्रिया भूतकाल में अभी अभी समाप्त हुई हो, यानी क्रिया को समाप्त हुए बहुत ज्यादा समय न हुआ हो, वहां होता है आसन्न भूतकाल। तो ये वर्तमान काल का भेद नहीं है, ये किसका भेद है? ये है हमारे भूतकाल का भेद। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि निम्न में से शुद्ध रूप से अव्यय नहीं है क्रिया विशेषण। भाई क्रिया विशेषण तो अव्यय का पहला ही भेद होता है। संबंध बोधक भी भेद है। निपात, निपात अव्यय के अभिन्न अंग माने जाते हैं लेकिन शुद्ध रूप से अव्यय नहीं होते। और जितने भी निपात होते हैं उन सभी निपातों का समय भी शुद्ध अर्थ भी होना अनिवार्य नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि विस्थापित को अंग्रेजी में कहते हैं। तो विस्थापित को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिस्प्लेस्ड, डिस्कार्ड, डिवेंड या कोई नहीं। तो भाई विस्थापित को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्प्लेस्ड। क्या कहते हैं? डिस्प्लेस्ड। और डिस्कार्ड होता है हमारा अमान्य करना या अलग करना और डिवेंड होता है लाभ्यांश। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
7 और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? एस्टिमेट, एस्टिमेट का हिंदी रूपांतरण है। तो एस्टिमेट का हिंदी रूपांतरण क्या है? प्रवर्तन करना या अनुमान या अधिकरण या निर्वाचन सूची। तो एस्टिमेट का रूपांतरण है हमारा अनुमान करना, अनुमान। तो फिर प्रवर्तन का क्या होगा? प्रवर्तन करना होता है हमारा इनफोर्स, और अ, अधिक्रमण होता है हमारा इंश्योरमेंट, और निर्वाचक सूची होती है इलेक्ट्रोड। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि निम्न में से ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? श, स, श। तो बच्चे देखो, तीनों सा और हा, ये चार चार होते हैं हिंदी वर्णमाला के ऊष्म व्यंजन, तीनों सा और हा। तो ऊष्म व्यंजन हमारा क्या नहीं है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, छ। और जो छ है ये क्या है? ये है हमारा संयुक्त व्यंजन। हालांकि संयुक्त व्यंजन भी हमारे चार होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि अवधि का विकास हुआ है। तो देखो, अवधि है बच्चे हमारी बोली, और बोली हमारी किससे विकसित हुई? उपभाषाओं से। हिंदी में उपभाषाएं कितनी हैं? 5। लेकिन उपभाषाओं का विकास किससे हुआ? स्वर से, अपभ्रंश से, अपभ्रंश के भेदों से। तो अवधि का जो विकास हुआ वो स्वर से नहीं, अपभ्रंश से नहीं भाई, मागधी से भी नहीं, तो फिर किससे हुआ? अवधि का विकास हुआ अर्धमागधी से। क्योंकि अर्धमागधी से हिंदी की पूर्वी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ, और अवधि जो है वो पूर्वी हिंदी उपभाषा का ही विकसित एक बोली है। सौर सैनी अपभ्रंश से हमारी पश्चिमी हिंदी उपभाषा, राजस्थानी हिंदी उपभाषा और पहाड़ी हिंदी उपभाषा विकसित हुई हैं, जबकि मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि हिंदी भाषा की उपभाषाएं हैं। तो बच्चे हिंदी भाषा की जो उपभाषाएं हैं ना, वो कितनी हैं? 5। जबकि 3 अपभ्रंश है, जो कि मैंने पहले बताया कि सौर सैनी, अर्धमागधी और मागधी। सौर सैनी अपभ्रंश से हिंदी की 3 उपभाषाएं विकसित हुई हैं, पश्चिमी हिंदी उपभाषा, पहाड़ी हिंदी उपभाषा और राजस्थानी हिंदी उपभाषा। अर्धमागधी से एक हुई पूर्वी हिंदी उपभाषा, और मागधी से भी एक हुई बिहारी हिंदी उपभाषा। और यहाँ क्या पूछा है? यह पूछा है कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं। तो बच्चे उपभाषाएं तो है 5, कितने अपभ्रंश से आई हैं? तो 3 से। और बोलियां 17 या 18। तो देखो, अगर सिर्फ बोलियों की बात की जाए, ऑप्शन में 17 और 18 दोनों हो, तो हम वरीयता 17 को देंगे, और अगर 17 नहीं होगी तो फिर हम 18 को चुन लेंगे। क्योंकि हिंदी की, बिहारी हिंदी की बोली मैथिली को 2003 में बोली से क्या बना दिया गया है? भाषा बना दिया गया है। तो अब प्रेजेंट टाइम में 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन तो यही है कि मैथिली की, मैथिली जो कि बिहारी उपभाषा की बोली है, बोली से भाषा को स्वीकृत किया गया, कब किया गया? 2000 में, 2003 में, 2002 में या 2005 में? तो बच्चे मैथिली को 2003 में। कब? 92वां, 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में हुआ। तो 4 बोल भाषाओं को 8वीं अनुसूची में स्वीकृत किया गया, और वो कौन कौन सी थी? वो थी हमारी, एक तो मैथिली थी, दूसरी हमारी बोडो थी, डोंगरी थी और संथाली थी। तो इन 4 को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत किया गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि निम्न में से रचना के आधार पर वाक्य का भेद है। प्रश्नवाचक, तो भाई प्रश्नवाचक तो होता है हमारा अर्थ के आधार पर, संदेहवाचक ये भी हमारा अर्थ के आधार पर है, आज्ञावाचक तो ये भी हमारा किसके आधार पर है? अर्थ के आधार पर। फिर हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा संयुक्त वाक्य। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं, और ये 3 कौन कौन से होते हैं?
सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। सार्थक शब्द के भेद होते हैं। तो बच्चे सार्थक शब्द के जो भेद होते हैं ना, वो कितने होते हैं? दो। बिल्कुल। सार्थक शब्द के भेद दो नहीं होते, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद दो होते हैं। सार्थक शब्दों के भेद होते हैं हमारे चार। कौन कौन से? विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो सार्थक शब्दों के चार भेद होते हैं, और जबकि अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि अक्ष का तद्भव रूप है। अक्ष का तद्भव रूप क्या है? अक्ष, आंख, आंत। तो बच्चे अक्ष का तद्भव रूप होता है आंख। आंख को ही तत्सम में रूप में अक्षी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। केकड़ा, केकड़ा का तत्सम रूप है। तो केकड़ा का तत्सम रूप क्या हुआ? कंदुक। अरे भाई, कंदुक तो क्या होती है? कंदुक तो वो होती है जैसे आप बचपन में खेले हैं, यानी कि बॉल, गेंद। कफोड़ी, करकट या कृषक। तो भाई देखो, इसमें दो तो आप बहुत आसानी से निकाल पा रहे हो। कौन कौन से? कंदुक, कंदुक तो होती है बॉल, और कृषक होता है हमारा किसान। तो अब हमारा आंसर दो बच्चे कौन? करकट और कोफड़ी। तो भाई कोफड़ी तो होती है हमारी कोहनी। तो अब हमारे पास कौन सा बचा? हमारे पास बचा करकट। तो केकड़ा का तत्सम रूप क्या होगा? करकट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16 क्वेश्चन क्या कहता है कि इस्पात शब्द किस भाषा से आया है? अरबी से? नहीं। तुर्की से? बिल्कुल नहीं। पोस्त से? बिल्कुल नहीं भाई। इस्पात शब्द तो हमारा पुर्तगाली शब्द है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि निम्न में से अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द क्या है? अरबी भाषा का शब्द उर्दू है? नहीं भाई, उर्दू तो हमारा तुर्की शब्द है। चम्मच है? चम्मच भी नहीं है। पपीता या हलवाई? तो जो हमारा अरबी शब्द है वो है हमारा हलवाई। क्योंकि पपीता भी हमारा कैसा शब्द है? पपीता भी हमारा पुर्तगाली शब्द है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्न में से देशज शब्द हैं। तो देशज शब्द कौन से होते हैं बच्चे? देशज शब्द होते हैं वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कहीं बोध नहीं होता, या जिनका कहीं कोई व्याकरण नहीं मिलता, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं देशज शब्द। तो देख लेते हैं निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? जीव। तो भाई जीव तो होता है हमारा तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द देशज कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि तत्सम का तो तद्भव होता है। बाल्टी, बाल्टी तो भाई पुर्तगाली शब्द है, और पुर्तगाली है तो फिर कैसा हो गया? फिर तो ये हो गया विदेशज शब्द। तो आम्र, आम्र तो होता है भाई हमारा तत्सम शब्द, जिसका तद्भव रूप क्या होता है? इसका तद्भव रूप होता है आम। तो फिर हमारा शब्द क्या होगा? हमारा शब्द होगा पनपथी। पनपथी क्या होता है? रोटी। वो रोटी जैसे हथेली की थाप से पानी की सहायता से बनाया जाता है, तो पानी और थाप की सहायता से जो बनी वो है हमारी पनपथी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रयोग के आधार पर शब्द का भेद है। सामान्य शब्द, तकनीकी या पारिभाषिक शब्द, अर्ध तकनीकी शब्द। तो देखो बच्चे, मुख्य रूप से तो प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद होते हैं दो, सामान्य शब्द और तकनीकी या पारिभाषिक शब्द। लेकिन डॉक्टर हरदेव बहारी ने अपनी पुस्तक में अर्ध तकनीकी शब्दों का भी विवेचन किया है। इसीलिए हमारा यहाँ पर आंसर, क्योंकि सभी दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सभी। लेकिन अगर सामान्य तौर पर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो फिर हमारे दो ही होंगे, सामान्य और तकनीकी शब्द। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि निम्न में से आत्मा का पर्यायवाची नहीं है? जीव, रूह, चैतन्य, परमात्मा।
तो बच्चे आत्मा का जो पर्यायवाची नहीं है ना, वो परमात्मा नहीं है। जीव, जैसे कहते हैं ना जीवात्मा, जीव निकल गया व्यक्ति का, आत्मा निकल गई। रूह भी है, वो हमने अरबी फारसी से लिया, चैतन्य भी है, और लेकिन परमात्मा नहीं है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, 21 और 21 क्वेश्चन क्या कहता है? आलोक अलोक शब्द युग्म का उचित अर्थ है। आलोक निर्जन, प्रकाश, या प्रकाश और निर्जन, या फिर दोनों, या कोई नहीं। तो बेटा आलोक होता है प्रकाश, अलोक, अलोक यानी कि जहां लोग ही नहीं है, जहां लोग हैं वही तो लोक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, 22 और 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22 क्वेश्चन जो है ना बच्चे, वो करवा रहा है आपसे हिंदी रूपांतरण, सॉरी अंग्रेजी रूपांतरण। तो उसने प्रश्न दिया है कि खेद प्रकट किया जाए, तो खेद प्रकट किया जाए को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मे बी परमिटेड। भाई मे बी परमिटेड का मतलब तो होता है अनुमति दी जाए। फिर क्या होगा? मे बी रिगार्डेड। बिल्कुल, हमारा आंसर तो हमें मिल गया कि खेद प्रकट किया जाए, मे बी रिगार्डेड। अगला देख लेते हैं, मे बी नेसेसरी। बिल्कुल भाई, मे बी नेसेसरी का मतलब होता है, मे ड्रीम नेसेसरी, मे ड्रीम डीम नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक समझें। और अगला है मे बी ट्रेड एज अर्जेंट, इसे अति आवश्यक समझें। मे बी डीम नेसेसरी होता है आवश्यक समझें, और मे बी ट्रेड एज अर्जेंट यानी कि इसे अति आवश्यक समझें। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि भाषाई विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद पूछ रहा है, किस अनुच्छेद में की जाती है? तो अनुच्छेद 343 में तो बच्चे भाषा, लिपि और अंक प्रणाली का वर्णन है। अनुच्छेद 348 में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, संसद की भाषा का वर्णन है। और अनुच्छेद 350, बिल्कुल अनुच्छेद 350 में भाषाई विशेष अधिकारी की नियुक्ति का बात की गई है। जबकि 51 में तो हमारे हिंदी के प्रचार प्रसार की बात की गई है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्न में से धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। तो निम्न में से धर्मवीर भारती की रचना कौन सी नहीं है? गुनाहों का देवता, बहुत अच्छा उपन्यास है गुनाहों का देवता। कनुप्रिया, ये भी है। कलगी बाजे की, भाई ये कविता तो हमारे अज्ञे जी की है। अज्ञे जी ने कहा था अपनी नायिका को कलगी बाजरे की, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं तुम्हें ये जूही की कभी कली, बाजे की कली वगैरह नहीं कहता। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा प्यार उथला है या गहरा नहीं है, बल्कि जो ये उपमान है ना, इनके देवता कूच कर गए हैं, यहाँ इनसे चले गए हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3, गुनाहों का देवता, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ये सब धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा कि मुक्तिबोध किसका उपनाम है? तो भाई मुक्तिबोध किसका उपनाम है? नीरज सक्सेना का। भाई नीरज सक्सेना का नाम है कमलेश्वर। गजानन माधव मुक्तिबोध, बिल्कुल ये तो आपको आंसर मिल ही गया होगा, क्योंकि बाई चांस थोड़ा सा नोट भी हो गया था। तो हमारा आंसर है गजानन माधव मुक्तिबोध। बैद्यनाथ मिश्र, बैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का मूल नाम है, और कोई नहीं तो हमारा ऑप्शन होगा ही नहीं। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि शुक्ल जी ने आदिकाल का प्रारंभ माना है 1050 ईस्वी? नहीं। 750 विक्रमी संवत? बिल्कुल भी नहीं। 150 विक्रमी संवत? बिल्कुल। 150 विक्रमी संवत माना है शुक्ल जी ने, जबकि 700 विक्रमी संवत माना था हमारा मिश्र बंधुओं ने, और 750 विक्रमी संवत माना था डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने, और 150 ईस्वी तो किसी ने भी नहीं माना। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है गीत फरोश। बहुत उत्कृष्ट कोटि की रचना है गीत फरोश, जिसमें उन्होंने कवियों पर व्यंग किया है जो धन लेकर, पैसे लेकर रचनाएं करते हैं, उन पर। गांधी पंचसती भी भवानी प्रसाद मिश्र की ही रचना है। खुशबू के शिलालेख भी है। फिर उनकी रचना कौन सी नहीं है? उनकी रचना नहीं है अमन का राग। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है संबोधन
परसर्ग हैं। हे अरे, बिल्कुल संबोधन का मतलब होता है किसी को संबोधित करना, तो हे अरे, जबकि मैं और पर अधिकरण के विभक्ति चिन्ह हैं, से और के द्वारा करण के हैं, और वाह और शाबाश ये तो हमारे विस्मय बोधक अव्यय हैं, जिसमें प्रसन्नता का बोध हो रहा है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि विदेशी शब्दों का बहुवचन बनाते हैं हिंदी व्याकरण विदेशी व्याकरण के अनुसार। बिल्कुल नहीं भाई, हम विदेशी शब्दों को एज इट इज एज ज्यों के त्यों ले तो लेते हैं, लेकिन जब भी हमें उनमें कोई परिवर्तन करना होता है तो हम हिंदी व्याकरण के अनुसार, हिंदी व्याकरण के नियमों के अनुसार बनाते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि निम्न में से पुल्लिंग किन शब्दों को बहुवचन बनाते समय परिवर्तित करते हैं? अकारांत बिल्कुल नहीं, आकारांत बिल्कुल, इकारांत भी नहीं और उकारांत भी नहीं। देखो बच्चे, पुल्लिंग शब्दों के जब भी हम वचन बना रहे होते हैं तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अलग अलग नियम चलते हैं। पुल्लिंग में केवल आकारांत शब्द परिवर्तित होते हैं, बाकी अन्य कोई परिवर्तित नहीं होते। जैसे लड़का का हम लड़के कर देते हैं, घोड़ा का घोड़े कर देंगे, लेकिन ये जो परिवर्तन हो रहा है वो विभक्ति रहित यानी शब्दों दर शब्दों परिवर्तन की बात हो रही है। जब हम विभक्ति सहित की बात करते हैं, यानी कि अगर किसी शब्द को विभक्ति चिन्हों के साथ वाक्य में प्रयोग किया जाएगा तब नियम अलग होते हैं। लेकिन जब भी एग्जामिनर आपसे शब्द में वचन बनवा रहा होता है तो वो विभक्ति रहित की बात करता है। तो पुल्लिंग में केवल आकारांत शब्दों का वचन बदला जाता है, बाकी अन्य कोई भी वचन नहीं बदला जाता, वो एज इट इज एज रहता है। जैसे चाकू का बहुवचन चाकू होगा, बालक का बहुवचन बालक ही होगा, अगर वो विभक्ति रहित है तो। अगर विभक्ति सहित है फिर तो परिवर्तित हो ही जाएगा। और इकारांत में भी अगर कोई शब्द होगा, जैसे आपका दही है, वो भी पुल्लिंग होता है, तो वो भी हमारा कैसा रहता है, हाथी है, तो वो हमारा वचन में सेम रहेंगे, एज इट इज एज रहेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री में लिंग है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या नपुंसक लिंग? तो बच्चे देखो, जो प्रधानमंत्री है ना, यहाँ प्रधानमंत्री पद पर बैठने वाले का नाम लिंग नहीं पूछा है, बल्कि उस पद का लिंग पूछा है। किसका लिंग पूछा है? पद। तो जो भी पद होते हैं ना, पद हमारे उभयलिंगी होते हैं, उस पर बैठने वाले का लिंग होता है, ना कि पद का। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सदैव बहुवचन नहीं होता? हस्ताक्षर। तो भाई हस्ताक्षर तो किए जाते हैं, ये तो बहुवचन है। आंसू भी एक कहाँ आता है, वो तो जब आते हैं तो अचानक आते चले जाते हैं लगातार, तो ये भी हमारे बहुवचन होते हैं। दर्शन भी किए जाते हैं, ये भी बहुवचन होते हैं। तेल, लिक्विड, देखो जो भी तरल पदार्थ होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, तेल, पेट्रोल, डीजल, वो सब हमारे एक वचन होते हैं, क्योंकि बच्चे हम उसकी कैटेगरी डिवाइड नहीं कर सकते। हम ये नहीं कहेंगे 1 बूंद तेल, 2 बूंद तेल, 4 बूंद तेल, हम उसकी क्वालिटी के आधार पर भले ही उसको परिवर्तित करें। जैसे हम कह सकते हैं मस्टर्ड ऑयल है, आंवला ऑयल है, लेकिन ऑयल को हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब ऑयल को हम डिवाइड नहीं कर सकते। जितने भी लिक्विड्स होते हैं या जितनी भी पदार्थवाचक संज्ञाएं होती हैं, वो हमारी एक वचन होती हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, 33 और क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है पहिया। भाई पहिया तो होता है, नेत्र भी होता है, सस्य, सस्य भी देखो सस्य लड़की का नाम जरूर होता है, लेकिन ससी है यहाँ पर चंद्रमा का पर्यायवाची, तो ये भी होता है। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा शराब, क्योंकि शराब होती है या शराब पी जाती है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 और 34 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि कारक को अन्य नाम से भी जाना जाता है। परसर्ग, बिल्कुल। विभक्ति, हाँ भाई, कोई नहीं, अरे नहीं भाई, दोनों कारक के ही अन्य नाम विभक्ति और परसर्ग भी हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा दोनों। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक ज्ञान,
बिल्कुल। संज्ञा का अर्थ जो होता है वो होता है सम्यक ज्ञान, क्योंकि संज्ञा बना है हमारा सम, धन, ज्ञा। सम का अर्थ होता है सम्यक और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात वे शब्द जो सम्यक या पूर्ण ज्ञान करा दें, वे ही क्या होते हैं, वे होते हैं हमारी संज्ञा। और सबका नाम होता है हमारा सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, और नाम तो संज्ञा का पर्याय है, लेकिन उसका शाब्दिक अर्थ नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अब श्रवण कुमार नहीं मिलते। रेखांकित शब्द यानी श्रवण कुमार में बतानी है आपको संज्ञा। तो श्रवण कुमार में संज्ञा क्या होगी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, दोनों या भाववाचक। तो बेटे देखो, अगर श्रवण कुमार को अकेला रखा जाता तो होती उसमें व्यक्तिवाचक, लेकिन यहाँ श्रवण कुमार नहीं मिलते, मिलते का मतलब श्रवण जैसे बेटे, तो उसके गुण धर्म के आधार पर संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। तो हमारा आंसर होगा जातिवाचक, क्योंकि जब किसी विशेष गुण धर्म के आधार पर यदि किसी व्यक्तिवाचक से संपूर्ण जाति का बोध हो, या जातिवाचक सूचक शब्द से किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो, तो ऐसी कंडीशंस में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि गांधी जी ने देश आजाद करवाया, या गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, तो यहाँ पर हम इंदिरा गांधी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि गांधी जी से ही हमें सीधे सीधे मोहनदास करमचंद गांधी का बोध हो गया। तो जबकि गांधी तो बहुत सारे नेता और बहुत सारे लोगों का नाम हमें मिलता है, यानी कि एक विशेष शब्द से अगर किसी व्यक्ति विशेष या संपूर्ण जाति के लिए वो रूढ़ हो जाए, तो वहां पर संज्ञाएं आपस में बदल जाती हैं। तो श्रवण कुमार शब्द विशेष है तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ गुणधर्म की बात हो रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जातिवाचक। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाई समूहवाचक संज्ञा क्या है, आम। आम तो भाई देखो फल है, अगर फल के आधार पर लेंगे तो आम हो जाएगा व्यक्तिवाचक, और अगर आम की प्रजातियों में भी लेने बैठ जाएंगे तो ये हो जाएगा जातिवाचक। ये हमारे ऑप्शंस पर डिपेंड करता है कि व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हो, एग्जामिनर पूछना चाह रहा है, या जातिवाचक के रूप में। पर्वत, पर्वत हमारी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। रामायण किसी पुस्तक विशेष का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक है। अंगूर हमारा समूहवाचक में आएगा, क्योंकि अंगूर कभी भी अकेला नहीं लगता, वो पूरे के पूरे समूह, पूरे के पूरे गुच्छे में लगता है। तो अंगूर और केला दो ऐसे फल हैं जो हमारे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन क्या कहता है कि संयुक्त सर्वनाम, सर्वनाम का भेद बताया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने नहीं, हरदेव बहारी जी ने बिल्कुल नहीं, कामता प्रसाद गुरु ने नहीं, फिर क्या है, डॉक्टर दीमसित। डॉक्टर दीमसित ने एक नए संप्रत्यय की उद्घोषणा की, एक नए संप्रत्यय की कल्पना की। उन्होंने कहा कि जो मूल सर्वनाम है ना, वो हमारे 6 भागों में डिवाइड किए जा सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। लेकिन जब हम एक या एक से अधिक सर्वनाम शब्दों का, यानी एक या और अन्य सर्वनाम शब्दों का एक से अधिक बार प्रयोग कर लेंगे, तो वो हमारा संयुक्त सर्वनाम बन जाएगा। जैसे मैंने कहा कि कुछ हो गया है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन अगर मैं कहूँ कुछ ना कुछ तो हो गया है, कोई ना कोई तो बात है, वह अपने आप, अपने आप निजवाचक है। लेकिन जैसे ही कहा अपने आप, तो यानी एक से अधिक बार सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो गया, तो वो किस श्रेणी में आएगा, वो आएगा संयुक्त सर्वनाम में। और इस संप्रत्यय की उद्घोषणा या कल्पना किसने की, तो डॉक्टर दीमसित ने की। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। सर्वनाम का दूसरा नाम है सबका नाम, सभी का नाम, संज्ञा प्रतिनिधि, या फिर सभी। तो देखो बच्चे, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। इसे हमने सभी का नाम भले ही हम कहते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द होता है सबका नाम। संज्ञा प्रतिनिधि इसका दूसरा नाम है, क्योंकि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर नेताजी को कहीं किसी उद्घाटन में किसी भी कार्य के लिए आना है और वो नहीं आ पा रहे, तो वो अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। इसी तरीके से जहां हम संज्ञा को नहीं लगा रहे हैं, वहां हम सर्वनाम को लगाते हैं। तो इसीलिए सर्वनाम का जो दूसरा नाम होता है वो होता है संज्ञा प्रतिनिधि।
तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है उठना। उठना तो वही अकर्मक क्रिया है, उठाना सकर्मक क्रिया है, उठाया भी सकर्मक क्रिया है, उठवाना बिल्कुल हमारा आंसर होगा उठवाना। क्योंकि जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तब वह अकर्मक होती है, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तब वह सकर्मक होती है, लेकिन जब कर्ता क्रिया स्वयं न करके किसी अन्य माध्यम से करवाता है तब वहां पर होती है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। तो उठवाना यानी स्वयं नहीं उठाई कोई चीज, किसी ना किसी से उठवाई। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 41 और क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ कर देता है तब होती है संयुक्त क्रिया। बिल्कुल नहीं भाई, संयुक्त क्रिया तो हमारी वहां होती है जहां एक से अधिक क्रियाएं या दो क्रियाएं सामान्यतः एक साथ गठित हो रही होती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया वहां होती है जहां कर्ता स्वयं न करके किसी अन्य से क्रिया करवाता है। नाम बोधक क्रिया वहां होती है जहां संज्ञा शब्द को क्रिया के रूप में प्रयोग कर लिया जाए। जैसे मैंने कहा लाठी, और लाठी है संज्ञा किसी वस्तु का नाम, लेकिन मैं कह दूं लठियाना तो हो जाएगी नाम बोधक क्रिया। लेकिन पूर्वकालिक क्रिया बिल्कुल हमारा आंसर होगा पूर्वकालिक क्रिया, जहां कर्ता क्रिया एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ कर देता है। जैसे मैंने कहा मैं खाना खाकर पढ़ने लगी, या वह खाना खाकर सो गया। तो खाना खाना हमारा क्या है? एक क्रिया है जो समाप्त हो चुकी है और दूसरी क्रिया हमारी सतत रूप से चल रही है। तो वो कौन सी क्रिया होगी? वो होगी हमारी पूर्वकालिक क्रिया, यानी खाना खाना जो क्रिया पहले हो चुकी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 42, 42 और 42 प्रश्न क्या कहता है कि क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। तो चार तो है भाई हमारा गणनावाचक, चार गुना हो जाएगा हमारा आवृत्तिवाचक। चौथा तो क्रमवाचक पूछा यानी पहला दूसरा तीसरा, चौथे से ही हो रहा है हमारा क्रम यानी सीरियल का बोध। तो हमारा आंसर होगा चौथा, और चारों होगा हमारा समुदाय वाचक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 43 और क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि प्रयागराज में 20 लोग कोरोना पीड़ित मिले। तो 20 लोग के बारे में दिया गया है 20, यानी कि हमारी पूछी है काउंटिंग्स। तो देखो बेटा जब भी सीधे सीधे काउंटिंग्स पूछी जाए तो होता है हमारा गणनावाचक। क्रमवाचक तो मैंने बताया जब आपको संख्या भी हो और क्रम भी हो। जैसे मैंने कहा पहला, तो पहला एक संख्या है और क्रम भी है। मैंने कहा 20वां, तो 20 संख्या है क्रम है। और आवृत्ति होती है फ्रिक्वेंसी। आवृत्ति जैसे 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, हम कहते हैं चार चौथा, 5, 4 गुना, 10 गुना। और समूहवाचक हो जाता है दोनों, तीनों, चारों, पांचों। ये होता है हमारा समूहवाचक में। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि काल का शाब्दिक अर्थ होता है। तो काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संख्या। भाई संख्या तो वचन का शाब्दिक अर्थ होता है, चिन्ह लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है, काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, जो किसी गुट का सदस्य ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। तस्कर। तो भाई तस्कर तो होता है वो व्यक्ति जो चोरी या आपराधिक कार्यों की सामानों की कहते हैं ना 2 नंबर चोरी के माल की तस्करी कर रहा होता है, उसे कहते हैं तस्कर। गुट निरपेक्ष। देखो गुट निरपेक्ष होता है हमारा, हम कह सकते हैं गुट निरपेक्ष भी वो है जो किसी गुट के सापेक्ष में नहीं खड़ा है, किसी गुट निरपेक्ष में नहीं है। लेकिन यहाँ पूछा गुट का सदस्य नहीं है, तो गुटवादी तो बिल्कुल नहीं होगा, हमारा होगा तटस्थ, यानी कि जो किसी भी गुट का सदस्य नहीं है उसे कहेंगे हम तटस्थ। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, 46 क्या कहता है कि निम्न में से शोकबोधक अव्यय है। शाबाश, शाबाश तो हो गया भाई हर्षबोधक। दीर्घ आयु हो, ये तो हो गया आशीर्वाद बोधक। हाय
तो बिल्कुल भाई जब हम दुख में होते हैं तो कहते हैं ना हाय ये क्या हो गया, तो हमारा शोक बोधक हो जाएगा हाय। अरे तो हमारा विस्मय बोधक है, और यहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह भी लगा लीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। और क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि क्रिया विशेषण अव्यय का भेद नहीं है। कालवाचक बिल्कुल, जब समय क्रिया की विशेषता बताते हुए समय का बोध हो तो कालवाचक होता है, जब क्रिया के परिमाण का बोध हो तो परिमाणवाचक होता है, और जब क्रिया के करने की विधि कार्यशैली ढंग का बोध हो तो रीतिवाचक होता है। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा समानाधिकरण। और समानाधिकरण किसका भेद होता है, तो समानाधिकरण होता है समुच्चय बोधक अव्यय का भेद। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से पुनरुक्त चिन्ह है। तो भाई देखो पहला जो है ना ये तो है योजक चिन्ह जो दो शब्दों को जोड़ता है, जैसे हमने कहा माता पिता। दूसरा भाई यही है हमारा पुनरुक्त चिन्ह, जैसे हम लिखते हैं ना राम आगरा जा रहा है, श्याम आगरा जा रहा है, तो हम क्या करते हैं इस तरह से चिन्ह लगाते हुए चले जाते हैं। तो वही क्या होते हैं, वही होते हैं हमारे पुनरुक्त चिन्ह। और ये है हमारा दिशा निर्देशक चिन्ह, और ये है हमारा बराबर नहीं, बराबर तो गणित में है, इक्वल अंग्रेजी में है, हम बात कर रहे हैं हिंदी की। तो हिंदी में होता है हमारा समतुल्य समता सूचक चिन्ह। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। 49 और 49 क्वेश्चन क्या कहता है कि पंजाब में संधि व समास, देखो दोनों पूछा है, संधि भी पूछी है समास भी पूछा है। यड़ संधि द्विक संधि, नहीं भाई यड़ संधि तो बिल्कुल नहीं होगी, द्विक समास भी नहीं होगा। व्यंजन संधि द्विक समास, तो पंजाब पंच प्लस आव, हमारी विच्छेद क्या होगा, हमारा विच्छेद होगा पंच धन, दोबारा करते हैं यहां लिखती हूं मैं पंच धन आव। तो बच्चे क्या हुआ कि वर्ग का पहला मूल व्यंजन वर्ण किसी स्वर से मिला तो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में यानी च छ जा, तो चा बदल गया चा हो गया हमारा जा, और जा को मिल गई आ की मात्रा, तो शब्द बन गया पंजाब। तो भाई यड़ संधि तो है लेकिन द्विग समास नहीं है। भले पंजाब यानी पंच धनाव, पांच का मतलब है संख्या और आव का मतलब है जल, तो यानी पंच आव यानी पांच जल धाराओं का या पांच नदियों का संगम क्या हो जाएगा पंजाब। लेकिन पंजाब एक राज्य विशेष का नाम है, इसीलिए यानी न तो पंजाब कहते पांच की महत्ता रही ना आव की महत्ता रही, बल्कि किसी तीसरे पद की महत्ता होगी, किसी राज्य की महत्ता हो गई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि और बहुब्रीहि समास। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कि जैसे तत्काल उपाय सूझ जाए उसे क्या कहते हैं। तो जैसे तत्काल उपाय सूझ जाए उसे कुशाग्र बुद्धि, बिल्कुल नहीं भाई, जिसकी बुद्धि कुशाग्र हो बहुत तेज हो उसे कहते हैं कुशाग्र। निवारण तो होता है किसी भी चीज का सॉल्यूशन, समाधान। प्रत्युन्मत, बिल्कुल ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि हर समस्या का तुरंत समाधान सोच ले, या जिसको हर जो तत्काल उपाय सूझ जाए किसी भी समस्या का, उसे हम कहते हैं प्रत्युन्मत। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए आज की सीरीज में इतना ही।